नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और आज एक और विशेषज्ञ के साथ हम यहाँ पर फिर से हाजिर हो चुके हैं। आज का जो हमारा विषय है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 और हमारी आंखें, इसी विषय पर केंद्रित है आज का जो हेलो डॉक्टर है वो कार्यक्रम। सबसे पहले मैं स्वागत कर लेती हूँ, हमारे साथ है नेत्र रोग विशेषज्ञ यहाँ के जाने माने डॉक्टर आशीष महोबिया सर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सवालों की। जैसे कि कोरोना का भय हर किसी के दिमाग में है और बहुत सारी बातें लोगों के मन में आती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आँखों से कोरोना का जो फैलना, ये चीज़ एक अफवाह है या फिर सच है? जी कुछ रिपोर्ट्स फ़ॉरेन में आई हैं और क्योंकि इतना अचानक और हड़बड़ी में हो रहा है सब कुछ कि समय नहीं है बहुत ज़्यादा समझने का, बट कुछ वैज्ञानिकों ने स्टडी करी है कि आंखों से कोरोना फैल सकता है। यहाँ तक कि आंखों में संक्रमण होना कोरोना के पहले लक्षण भी हो सकते हैं। लेकिन इस बात को ये समझ लेना कि हर बार आँख आ रही है मेरी और आँखें लाल हो रही है तो कोरोना ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो सर कैसे कैसे लक्षण ऐसे हो सकते हैं जिससे हम डाउट कर सकें कि ये कोरोना हो सकता है, हमें टेस्ट कराना चाहिए? ये सबसे पहले तो कुछ प्रारंभिक चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आसपास या उस क्षेत्र से आए या आपने ट्रैवल किया है, एयर ट्रैवल किया है या उस रेड जोन में आप रहते हैं और अगर उसके बाद हो रहा है तो थोड़ा सा डाउट वहाँ पे आना चाहिए। लेकिन ज़्यादा करके डाउट तब आएगा जब आपको सांस की तकलीफें होंगी, मतलब अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लग जाए, खांसी होने लग जाए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, तब वो हम कोरोना की तरफ उसको सोचेंगे। अदरवाइज ज़्यादा करके वो कंजंक्टिवाइटिस। सर मैं जानना चाहूँगी कि फ्लू और कोरोना के जो लक्षण होते हैं वो लगभग एक समान होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हमारे पहले कॉलर। तो कौन बात कर रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं डिगेश्वर बोल रहा हूँ मैडम, रायपुर से। रायपुर से डिगेश्वर जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर। क्या जानना चाहेंगे आप डॉक्टर से? जी मैं अपने आँख के बारे में जानकारी करना चाहता हूँ। जैसे हम बाहर से आते हैं तो हमें अपने आँख के बचाव के लिए क्या क्या जानकारी बाहर से आते हैं तो क्या क्या बचाव इन्हें रखने चाहिए? मुझे लगता है टिकेश्वर जी शायद इसलिए भी जानना चाहते होंगे क्योंकि क्या कोरोना का संक्रमण बहुत चल रहा है। एग्जैक्टली। तो टिकेश्वर जी बाहर से अगर जब भी आते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने आँखों को पानी से धोना चाहिए, हाथ को और चेहरे को साबुन से धोना चाहिए क्योंकि साबुन से बहुत हद तक वायरस धुल जाता है। तो अगर इतना दो उपाय बस करेंगे कि हाथ को चेहरे को साबुन से धो लें और आँखों को पानी से धो लें, उतना ही काफ़ी है। और प्रोटेक्टिव ग्लासेस खासकर अगर जो धूप के चश्मे अगर लगा लें तो और अच्छा रहेगा। जी, तो मेरे ख्याल से इन्हें जवाब मिल चुका है और बस सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है अभी के तारीख में। सर मैं जानना चाहूँगी कि हमें जब भी शंका होती है कि हमें कोरोना तो नहीं है, तो कैसे पहचाने हम एग्जैक्टली कि हमें कोरोना तो नहीं है? क्योंकि कुछ भी चीज़ हो रहा है और हम डरना स्टार्ट कर देते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ भी चीज़ हो जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो संक्रमण का जो गति है भारत में बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे मरीज अच्छे होके जा रहे हैं। तो ये और जिस हिसाब से कई क्षेत्रों में हर कोई जो बहुत सारे टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे मरीजों का जो टेस्ट वो पॉजिटिव नहीं आता है। तो अगर मैंने जैसे कि पहले कहा, अगर आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार आ रहा है, ये सब लक्षण है, तब हमें थोड़ा डाउट करना चाहिए। उसके बाद भी सरकार के पास तुरंत अगर सब लोग चले जाएंगे हर सर्दी खांसी में तो वो तो दिक्कत सरकार को लोड हो जाएगा। और किट की भी कमी होती है जैसे कि सुनने में हमें आता है। डॉक्टर साहब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि अभी के जो टाइम पर जो आँखों की बीमारियाँ होती है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो क्या आँखों के साथ भी ये चीज़ एप्लीकेबल है? जी शरीर में अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है तो स्वाभाविक सी बात है कि आँखों की बीमारियाँ भी कम होंगी। और अभी जो हो रही हैं चीज़ें उसमें एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और धूप से और गर्मी से आँखों को बचने के लिए अपने एलर्जी से बचना है अगर, तो आँखों को खूब पानी से धोना चाहिए। तो जो एलर्जी की खासियत होती है खुजली ज़्यादा होगा। अगर कोरोना का संक्रमण होगा तो उसमें आँख चिपकने लगेगी और संक्रमण होगा, कंजंक्टिवाइटिस होगा। लेकिन खुजली होगी तो आँखों में एलर्जी होगी तो खुजली होगी। ओके, तो आँखों से एलर्जी भी अगर हो रही है आँखों में तो हमें सीरियसली इसे ज़रूर लेना है। हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे जुड़ते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं छुरिया से बोल रहा हूँ, मनोज जी छुरिया से, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? जी मैं ये जानना चाह रहा था कि कोरोना का जो वायरस है वो नेत्रों को कितना और किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि नेत्रों को कितना और किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
मनोज जी, कोरोना का जो वायरस है वो आँखों में आँख आने की जो बीमारी होती है जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं वो कॉज कर सकता है। और अभी तक जो हमने जाना इसकी बीमारी के बारे में, लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी कहा, हर बार अभी गर्मी के मौसम में आंख वैसे भी आती है। जब भी मौसम बदलता है तो वायरस, नॉर्मल जो दूसरे वायरस है जैसे कि एडिनो वायरस जो होता है हमारे आंखों को संक्रमित करता है, जिससे हमें सर्दी खांसी बुखार होता है, साथ में कंजक्टिवाइटिस होता है, जिसको हम फेरेंजियो कंजक्टिवल फीवर भी कहते हैं मेडिकल की भाषा में। तो वो एक वायरस है जो हमारी सर्दी खांसी, गले की संक्रमण और आंखों का संक्रमण करता है। ये संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हर बार मैं आपके टीवी के माध्यम से ये मैसेज नहीं देना चाहूँगा कि कंजक्टिवाइटिस से आंख फैल रही है तो हर कोई हम ऐसे ही बहुत डरे हुए हैं। इतने डरने की आवश्यकता नहीं है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा सारे दर्शकों को कि हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है स्टीम। स्टीम लेने से वायरस, ये बहुत ही नाजुक वायरस होता है, ये बहुत उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता, जल्दी मर जाता है। तो अगर आप स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, तो आपका जो तापमान है करीब 40-50 डिग्री बढ़ जाता है। और WHO कहता है कि 50 डिग्री तापमान को ये वायरस सहन नहीं कर सकता, एटलीस्ट निष्क्रिय हो जाएगा। तो जहाँ पे भी लोगों को लगता है ना कि कभी हमको वायरस का संक्रमण हो सकता है, हाथ वार धोएं, सैनिटाइजर लगाएं और हाथ को धो लें, चेहरे को धो लें। उससे क्या होगा, हम सरफेस को उससे वायरस से क्लीन कर रहे हैं। लेकिन जो वायरस हमारे सपोज लैंड कर गए हमारे नाक में, हमारे गले में, अगर उनको मारना है तो दो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। पहला होता है स्टीम, जो कि करीब 5 मिनट तक आपको स्टीम लेना चाहिए, नाक से मुंह से दोनों तरफ से सांस लेते हुए। दूसरा, आपको गार्गल्स करने चाहिए नमक गर्म पानी के। जी, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि गर्म पानी से गार्गल करना चाहिए और स्टीम लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कोरोना का फैलाव है वो आँख, नाक और मुंह से भी फैलता है, तो कैसे सावधानी रखें? सावधानी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले तो जागरूक रहें कि क्योंकि जब वायरस अभी जैसे थोड़ा बढ़ता है तो हम चिंतित हो जाते हैं, जब कम होता है तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड सावधानियां हैं उनका हमको पालन करना चाहिए, जैसे कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, चेहरे को कवर करके रखना चाहिए, चाहे वो सिंपल कपड़े से ही क्यों ना हो। खासकर हमारे जो गांव वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। इसके अलावा जब भी हम वहाँ से घर में आए तो हमें शूज़ बाहर निकल जाएँ, हम हाथ धो के, चेहरा धो के अंदर करें। अगर आप मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे मरीज हैं तो कोशिश करें कि अपने ऐसा कोई इंतजाम करें कि कपड़े भी चेंज करके फ्रेश कपड़े पहन के आप अंदर जाएँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। जी, हाइजीन मेंटेन करना और साफ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? मैडम, मैं योगेश बात कर रहा हूँ भोपाल से। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को डायबिटीज है जी, तो उसको कोरोना के चांसेस, क्या आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। योगेश जी नमस्कार। मैं अगर जानना चाहूँगा कि अगर आपको शुगर बहुत दिनों से है, कई सालों से है कि अभी भी हुई है? शुगर मेरे को नहीं है, मेरे पेरेंट्स को कई सालों से है। जी, तो योगेश जी अगर कई सालों से है तो थोड़ा सी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बॉडी के एक सेल्स कमज़ोर होने लगते हैं। तो जैसे कि ये भी बहुत सारी बातें कोरोना के टाइम पे आई भी हैं कि जो लोग एजड हैं, जिनको बीमारियां हैं, उनको दूर रहना चाहिए और उनको संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो डेफिनेटली ऐसे मरीजों को खतरा ज़्यादा रहता है, तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, बिल्कुल। तो आपको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इन्हीं की बात से डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि शुगर वाले जो होते हैं उन्हें वैसे भी सावधानी रखने की ज़रूरत है, तो ऐसे टाइम पे उनका खान पान क्या होना चाहिए ऐसे कोरोना के टाइम पर, कि वो ज़्यादा बेटर रह सके और उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रह सके? एक तो अपना शुगर कंट्रोल करें, और ज़्यादा करके लोग जो मैं आप दूरदर्शन के माध्यम से बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे खाने के बाद का शुगर और पहले का शुगर हमने चेक कर लिया तो कंट्रोल कर लिया। ऐसा नहीं है। देखिए, शुगर तो ऐसा है कि वो कभी एक लाइन में नहीं चलता। अभी 200 है तो कल 150 होगा और फिर 300 भी हो सकता है। आप जिस समय शुगर चेक कर रहे हैं उस समय का शुगर और 1 घंटे पहले का शुगर, 2 घंटे के बाद का शुगर अलग होगा। उसका क्या उपाय है? इसका सिंपल उपाय ये है कि एक टेस्टिंग होती है जिसे हम कहते हैं HbA1c। वो हमारा एवरेज 3 महीने में क्या शुगर था। जैसे कि वो होता ना, विराट कोहली ने पिछले 6 महीने में कितनी अच्छी बल्लेबाजी करी, वो एक मैच देखकर नहीं बोलते, हम 6 महीने का उसका स्टेटमेंट देखते हैं कि कितना अच्छा उसने, कितने चौके लगाए, छक्के लगाए। तो ये हमारे कितना बार शुगर ऊपर गया, नीचे गया, इसका एक एवरेज हमको बता देता है। ये टेस्टिंग बहुत महंगी नहीं है, किसी भी लैब में हो जाती है, छोटे जगहों में भी हो जाती है और उसका कॉस्ट भी बहुत कम है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जिनको शुगर है वो HbA1c को 3 महीने में ज़रूर कराएँ और इसको 7 के नीचे रखें।
जी जी, HbA1c टेस्टिंग जो इन्होंने बताई है वो आपको ज़रूर करानी चाहिए शुगर वाले पेशेंट्स के लिए, स्पेशली डॉक्टर साहब ने कहा है। सर, जैसा कि कोरोना आँखों को छूने से मना किया जाता है, अपने आँख नाक मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा ना छुए, तो ये फैलता है आँखों से छूने से, तो कैसे ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर आँखों में हाथ तो चला ही जाता है, तो क्या क्या हम और सावधानी रख सकें इसके बहुत मामले सिंपल में? सा उपाय है कि अगर आप आंखों में बार बार आपका हाथ जा रहा है तो आप चश्मा लगा के रखिए। जिनको चश्मा नहीं है वो सिंपल गॉगल्स पहन लेना, या फिर आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोटेक्टिव गॉगल्स आ गए हैं। वो अगर बड़े बड़े गॉगल्स आपके पास नहीं है तो भी एक सिंपल सा चश्मा लगा लेना, 0 पावर का चश्मा लगा लेना में बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है। खासकर आप जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग मास्क लगाते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग कई बार समाज सेवा में हैं, कोई लोग अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं, कई लोग खाना बांट रहे हैं, उन लोगों को मास्क के साथ साथ आंखों में एक सिंपल चश्मा लगाना चाहिए, और एक सिर को या तो कपड़े से या फिर किसी टोपी से या फिर एक डिस्पोजेबल कैप से कवर करना चाहिए। एग्जैक्टली तो सिर्फ मास्क से ही नहीं, आंखों और बालों को भी कवर करें तो ज़्यादा अच्छा, और मेरे ख्याल से ग्लव्स पहनना भी ज़्यादा फायदेमंद होगा इनके लिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गोकुल जायसवाल बोल रहा हूँ। जी जायसवाल जी, मैं चाहूँगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें। गोकुल जी। हाँ, गोकुल जायसवाल दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी गोकुल जी, स्वागत है, क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे बाहर से आ रहे हैं, कोई क्वारंटाइन है और वो तालाब में कहीं नहा लेते हैं, तो इसमें भी इंफेक्शन फैलने का डर है क्या? गोकुल जी, आपका प्रश्न जो है उसका शंका जो है वो सही है। अगर वो बाहर से क्वारंटीन से आ रहे हैं तो कायदे से उनको तालाब में नहीं नहाना चाहिए। शहरों में भी स्विमिंग पूल वगैरह में बैन लगा हुआ है कि वैसे व्यक्ति को स्विमिंग पूल में नहीं नहाना चाहिए, इससे संक्रमण हो सकता है। तो बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, और ऐसे लोगों को पब्लिक एरिया से दूर रहना चाहिए, कोई भी कॉमन इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि बाहर निकलना मना है, इसीलिए मना है कि हम जो चीज़ों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, और जो चीज़ें हैं सारे लोग एक साथ टच ना करें और संक्रमण ना फैले, तो वही तालाब में नहाना भी इसके अंतर्गत आ जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि चश्मा हम पहनते हैं तो जैसे एक दूसरे का मास्क यूज़ नहीं करना चाहिए, चश्मे के साथ भी ये चीज़ एप्लीकेबल होती होगी? जी हाँ, चश्मे के साथ भी एप्लीकेबल होती है। दूसरी एक बहुत खतरनाक चीज़ हमारे हाथों में है, वो मोबाइल फ़ोन। कि हम कहीं भी जाते हैं, हम अपने सब कुछ स्टरलाइज कर लेते हैं, बट अपना मोबाइल फ़ोन कभी स्टरलाइज नहीं करते। और एक स्टडी में पाया गया था कि बहुत सारे डॉक्टर्स खासकर मेडिकल फील्ड में होते हैं, उनका एप्रन और जो वाइट कोट पहनते हैं और उनका मोबाइल फ़ोन बहुत संक्रमित होता है। तो सोचिए, ये तो डॉक्टरों में स्टडी हो गई, आम आदमी में स्टडी कोई करता नहीं है। अगर हम रिसर्च करेंगे तो पाएंगे हमारे मोबाइल में सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है। तो जब आप सैनिटाइज करें तो कोशिश करें कि आप इसको भी सैनिटाइज करें, मतलब एक सिंपल अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से। ध्यान रखिए कि अंदर ना जाए लिक्विड उसका, लेकिन अपन को एक सिंपल तरीके से उसको सैनिटाइज करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, सफाई तो करनी ज़रूरी है डेली, सारी चीज़ों की। सैनिटाइजर से तो अपने फ़ोन को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं जय सिंह बोल रहा था जमशेदपुर से। जी जी, जमशेदपुर से। जी हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आज की डेट में तो सब लोग लैपटॉप में तो मोबाइल में लगे रहते हैं, तो आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाया जाए? जी जी, तो ये जानना चाहेंगे कि आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाए? बहुत खतरनाक चीज़ है और डेली सबके साथ होती है। जय जी नमस्कार। जहाँ तक कि बढ़ाने का सवाल है, ये आपको बहुत अच्छा पोषण आपको लेना चाहिए, जिसमें कि हरे पत्तेदार सब्जियां भी, विटामिन ए वाली चीज़ें जैसे कि आम, पपीता, गाजर, सारी भाजियां। थोड़ा सा इसके साथ साथ अपने हमारी बॉडी एक मशीन है, तो मशीन को हमें फिट रखना चाहिए। तो बॉडी हमारी फिट रहेगी तो हम बॉडी के पार्ट्स भी फिट रहेंगे। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसने विज्ञान ने भी अब तक इसका आविष्कार नहीं किया है, वो हीलिंग प्रोसेस हमारे अंदर होता है। तो इसको हम एक्टिव रखेंगे तो नेचुरली बॉडी का पूरा सिस्टम, बॉडी का वेयर एंड टेयर सिस्टम, जो पुराने ख़राब होती है चीज़ें, बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस, ये सब कम हो जाता है। इससे हमारे जो आँखों की खराबी है वो कम हो जाएगी। जी, तो बेसिकली डॉक्टर साहब का कहना है कि हमारी बॉडी अगर अंदर से फिट है तो फिर ऊपर से भी हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो भाई आपकी और हमारी बातें यहाँ पर लगातार चल रही है। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, उसे हेल्दी रखने के लिए क्या एक्सरसाइज किया जाना चाहिए आँखों के लिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, और मैं जो लोग युवा हैं उनसे तो कहूँगा कि आप बिल्कुल फिट रहें, एक्सरसाइज अच्छे से करें। और एक कहते हैं कि एक विज्ञान की स्टडी में पाया गया कि दिन में करीब 20 से 30 मिनट का एक्सरसाइज आपके जीवन के लिए, आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से मुक्त रहने के लिए, एक लंबे आयुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
अभी एक्सरसाइज लोग ऐसा समझते हैं कई बार कि हमें बहुत कुछ जिम जाना चाहिए या फिर कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको ये वॉकिंग और दूसरा है योग, ये भी अपने आप में एक्सरसाइज होता है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी आपने एक्सरसाइज किया वो पर्याप्त है कि नहीं? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको सांस आपकी चल रही है, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप देखोगे मोहल्ले में घूम रहे होते हैं रात को खाना खाने के बाद, दैट इज़ नॉट वॉकिंग। या हम घर में काम कर लेते हैं तो दैट इज़ वॉकिंग। तब सही कहलाएगी जब आपको सांस लेने में थोड़ी सी हीविंग होने लग जाए, हाफने लग जाए, तब उसको बोलते हैं कार्डियो। आपका हार्ट भी जोर से काम कर रहा है, जब आपकी हार्ट जोर से पुश करेगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा जोर से हुआ, तब दैट इज़ अ रियल एक्सरसाइज। 20 मिनट्स एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए। सर अक्सर सुना है पहले बुजुर्ग लोग भी कहते थे कि एक्सरसाइज करते समय मुंह बंद रखना चाहिए, अदरवाइज वो असर नहीं करता, तो ये कितना सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। नाक से सांस लेना चाहिए और थोड़ा वो लंबा वो जर्नी होती है तो एयर को गर्म करता है, छोड़ते समय मुंह से छोड़ना चाहिए। तो और योगा करना चाहिए। मुझे लगता है योगा आज एक ऐसी चीज़ है और हमारे भारत सरकार ने भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। योगा इज़ आवर गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड, और हम अगर भारतीय होकर ना करें तो इससे बढ़िया बात, खराब बात कुछ होनी। बिल्कुल योगा करना चाहिए और एक्सरसाइज करते समय बेसिकली नाक से सांस लेकर हम मुंह से छोड़ सकते हैं जी, तो ये असरकारक रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो बच्चे होते हैं हम उनका तो ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम बड़े हम अपना ध्यान रख लेते हैं, तो बच्चों के लिए क्या क्या खासकर सावधानियाँ रखनी चाहिए और उन्हें क्या क्या चीज़ें सिखानी चाहिए? सबसे पहले जो कोरोना का संक्रमण का काल है, इस समय तो बच्चों को वैसे स्कूल तो ऐसे ही बंद हैं, बच्चों को कोशिश करें कि आप थोड़ा सा अलग रखें बाकी लोगों से। बच्चे अगर ग्रुप में खेलते हैं तो उनको ग्रुप में खेलने से मना करना चाहिए। आपके घर में अगर मेट्स हैं या बहुत सारे गेस्ट आते हैं तो मुझे कोशिश करिए कि इस समय भले आपका लॉकडाउन पीरियड चल रहा हो या नाइवी चल रहा हो, तो उनका आवन जावन थोड़ा सा घर में कम होना चाहिए। और जो एक रूटीन है कि घर में आप ये कर सकते हैं, अगर हो सके तो उनको आदत डालें कि साबुन से अपना हाथ धोएं, अंदर आएँ तो उनको बाहर भेज रहे हैं तो मास्क पहनाएं, और स्टीम भी ले सकते हैं बच्चे। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप स्टीम लें तो थोड़ा सा उसमें जलने का डर ज़्यादा रहता है, स्टीम बहुत बुरा जलाता है, तो बहुत सावधानी से लें। किसी बड़े के सामने आप भी ध्यान लें तो ध्यान से लें, बच्चों को भी दिलाएं तो बहुत ध्यान से दिलाएं। जी जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि ये जो पद्धति है स्टीम की वो सही क्या है, ये जानेंगे हम, लेकिन हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, मैं ग्वालियर से अशोक बोल रहा हूँ। जी आप एक बार फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ग्वालियर से अशोक बोल रहा हूँ। ग्वालियर से अशोक जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, क्या जानना चाहेंगे आप? जी मैम, ये लोग जो धूम्रपान वगैरह करते हैं जी और दारू पीते हैं, इस पर बीमारी का क्या असर पड़ेगा? जी जी बिल्कुल, धूम्रपान और बीमारी का इस पर क्या असर पड़ेगा? जी जी अशोक जी नमस्कार। जो धूम्रपान है इसका बुरा असर पड़ता है। धूम्रपान जो है हमारे फेफड़ों को ख़राब करता है और धूम्रपान लंबे समय में कैंसर की तरफ भी हमको लेके जाता है। तो धूम्रपान तो डेफिनेटली बहुत ख़राब है। और मेडिकल साइंस में अल्कोहल के लिए जो एक लिमिटेशन है वो शायद कहती है कि थोड़ा बहुत मतलब बहुत लिमिटेड मात्रा में जो लोग लेते हैं वो शायद नुकसान ना करे, लेकिन बाय एंड लार्ज अल्कोहल लिमिट में लेना बहुत मुश्किल काम है। और सलाह ये रहेगी कि इस समय पे आपको ज़्यादा करके भारतीयों को इन दोनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि हम सुरक्षित बने रहें। अब जैसा कि ये भी कहा जाता है कि अल्कोहल से कोरोना का वायरस मरता है, तो जिन लोग ड्रिंक करते हैं तो क्या उनका वायरस मर जाता है? जी नहीं, अल्कोहल से कोरोना वायरस मरता है। मतलब अगर आप सीधे वायरस के ऊपर आप अल्कोहल डालेंगे तो मर जाएगा, तो मरेगा। लेकिन अगर अपने पेट में डाल रहे हैं तो वो बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में जिस मात्रा में जाता है वो आपको नुकसान ज़्यादा करता है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि 30 to 60 ml ऑफ अल्कोहल एवरी डे इज सेफ, बट दैट डजंट मीन, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसा ही बहुत ज़्यादा इसकी लोग समझते नहीं हैं और नियम नहीं है। जिस प्रकार से विदेशों में लोग बहुत संयमित रहते हैं, यहाँ पे संयम थोड़ा सा कम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए कि इससे दूर रहें। क्योंकि सर कुछ अल्कोहल तो दवाइयों के साथ भी, जैसे हम कोई सिरप पी रहे हैं तो उसके साथ भी वो चला ही जाता है बॉडी में, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी होता होगा। जी एक्चुअली ये अल्कोहल नहीं होता, वो कोडीन या मॉर्फिन का एक वो रूप होता है। तो एक्चुअली अल्कोहल नहीं होता वो, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा नशा होता है। वो दवाइयों के रूप में तो अपरिहार्य है, यू कैन नॉट हेल्प इट, वी हैव टू गिव इट। बट बाय एंड लार्ज मैं अब दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये दो चीज़ें, ऐसे भी हमारी बहुत मुश्किल का समय चल रहा है और हमें अपने खान पान, हमारे आस, तो हम अपना जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए नहीं, बल्कि आपका उसका असर आपके पूरे परिवार पे होगा। मैं तो सोचता हूँ कि अगर आप सोचिए 15 दिन, अगर आप चलो आप भगवान ने चाहा तो
कुछ नहीं हुआ आपको, लेकिन अगर 15 दिन घर से रह के एक ऐसे अस्पताल में रहें जहाँ पे आपसे कोई बात ना करे और आपसे कोई मिलने को अलाउड नहीं रहे, आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ तक कि फॉरेन में जिनके डेथ्स हो रहे हैं वो डेथ की बॉडी भी वो डिस्पोज कर देते हैं। आप मतलब आपको बोलना चाहिए अंतिम गति भी प्रॉपरली नहीं मिलेगी अगर कोरोना में कुछ हो गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि ज़्यादा अच्छा है कि हम सीरियस रहें, इनको बहुत लाइटली ना लें। थोड़ा सा थर्ड लॉकडाउन के बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, बट जहाँ पे हम रिलैक्स होते हैं वहीं पे घटना घटती है। और अभी रिलैक्स मूड काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब से हमारी बातें चल रही थी कि हमें जो स्टीम भाप लेना चाहिए वो उसका सही तरीका क्या है, कितनी देर और कैसे भाप लेना चाहिए। जैसे हम घर में उबाल कर जैसे भाप लेते हैं पानी, या फिर नेबुलाइजर मशीन से भी, तो क्या सही तरीका होता है? अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी सी मशीन हो, आजकल प्लास्टिक की बहुत सिंपल सस्ती मशीनें मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, अगर वो है तो आप उससे ले लीजिए। तो क्योंकि भाप अगर एक तरफ आपकी तरफ आएगा तो ही आप ले सकते हैं। अगर आप किसी गंज से ले रहे हैं तो उसको फ्लेम से हटा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें खतरी हो जाएंगी। एक तो आपका पानी भी गर्म है और दूसरा फ्लेम वो कपड़े में उतार के करिए। बहुत बड़ी कॉमन गलतियाँ लोग क्या करते हैं, चूल्हे पे लेते हैं। अब सोचिए अगर कपड़ा ही छू गया तो आग लग जाएगी। इट्स वेरी 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 डेंजरस थिंग। तो उसको निकाल के लें और सिर पे तौलिया रखें ताकि भाप पूरा का पूरा फोकस आपके आसपास रहे। टाइम का कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है, करीब कहते हैं 5 से 10 मिनट का भाप काफ़ी होता है। और कोशिश करें कि कभी नाक से लें फिर मुंह से लें, ताकि दोनों रास्ता हमारे नाक और मुंह उसके बाद सांस की नली में जाता है। एक और भ्रांति बहुत सारे लोगों में थी, भ्रांति नहीं कहूँगा, मैं इसको बिलीव नहीं करता हूँ, वो ये कि गर्म पानी के बारे में लोग कहते हैं। तो गर्म पानी जो होता है वो हमारे अतड़ियों में जाता है। हमारे यहाँ पे गले में 2 नलियाँ होती हैं, एक श्वास की नली होती है जो हवा ले जाती है, एक नली होती है खाने की जो खाना ले जाती है। तो हमें खाने वाली नली को स्टरलाइज नहीं करना है, हमें श्वास वाली नली को स्टरलाइज करना है। तो नेचुरली गर्म पानी पीने से थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन अगर आप स्टीम लेते हैं तो पूरी की पूरी जो वो एयरवे है वो पूरा स्टरलाइज हो जाता है। तो अगर कोई वायरस आपके फेफड़ों में, गले में या नाक में भी चला भी गया है तो वहीं का वहीं मर जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदा आपको तब होगा जब आप स्टीम लेते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कभी कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, राम राम। भागवत निर्मलकर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। जी जी भागवत जी, बेमेतरा से स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? मोर 2 प्रश्न है जी। पहली प्रश्न ये है कि कोनो कहते कि गांव के अंतर्गत वो कभी कभी कोरोना वायरस ला भगाए बार कोनो फूक झाड़ करवाते जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि बाहर से जो पलायन होके आए क्वारंटाइन में, उमन तालाब में यदि उमन नहाते और तालाब में उसका व्यवस्था नहीं है तो उकर से का ये है कि वो गांव तक के फैल सकते का तालाब के पानी के द्वारा? बिल्कुल। भागवत जी नमस्कार। पहला प्रश्न का आपके उत्तर ये है कि बिल्कुल ये तालाब से फैल सकत है। जो उमन बाहर ले आते उमन ला कायदे से तालाब में नहाए के परमिशन नहीं देना चाहिए। उमन ओखर मन बर अलग से पानी की व्यवस्था करके उमन ला बोलना चाहिए कि आपन अलग से नहाओ, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। और थूक जांच सब मन की जरूरत नहीं लगे। थूक जांच कोई ला जब लगते कि उमन कुछ संक्रमण है तब वो ला करे जाते, सब ला कराए कि मतलब खांसी सर्दी हो इसकी तुरंत थूक जाओ कराओ, जांच कराओ, ओखर जरूरत नहीं है। और जो बाहर से जो मन आते सरकार ओखर बर काफ़ी उपाय करते, उमन ला बाहर निकले मना करते, खुद सरकार स्वयं उनके जांच करते, तो अपन ला चिंता करे की जरूरत नहीं है ज़्यादा। हम खुद आज के रहना जी जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करना चाहिए। बाहर निकलकर हम पब्लिकली कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर ये तालाब में नहाना भी अभी फ़िलहाल तो आपको परहेज़ करना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि एक दूसरे की चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। घर पर भी इतने सारे लोग रहते हैं और होता है ना, कुछ लोग शेविंग मशीन भी एक दूसरे की यूज़ कर लेते हैं घर पे, तो अभी के टाइम पे कितना हमें बचना चाहिए इससे? देखिए, अब शुरू में बहुत ज़्यादा पैनिक था जब हो रहा था, तो हमको लगता था कि मेरा कज़िन, मेरा पड़ोसी, मेरा ये मेरा वो। अब देखिए, अगर ज़्यादा लॉकडाउन में हम रहे हैं, ज़्यादा लोग से मिले नहीं हैं और इतना समय बीत गया, महीने भर का समय बीत गया, तो जिसको होना होता है तो पहली बात उसको हो जाएगा, हो चुका होता। तो अगर उसको अभी तक नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं हो रहा है, मान लो सपोज कोई ऐसी जगह व्यक्ति है जो हर रोज़ बाहर जाता है, उससे हमें थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि घर के जो लोग हैं जो रोज़ हमसे मिलते हैं और बाहर नहीं जा रहे, तो उनसे हर बार अपने को कुछ, अब जैसे पहले रहते थे वैसा मुझे लगता हम रह सकते हैं। सुरक्षा उन्हीं लोगों से करनी है जो लोग बाहर जाते हैं। जैसे मैं आज आपके स्टूडियो आया हूँ, अब घर जाऊँगा तो मैं पूरे प्रिकॉशंस लूँगा, लेकिन जो घर में रह रहे हैं उनसे लेने कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। एक बात और है, वो ये कि जब किसी मरीज को कभी कोरोना का संक्रमण हो जाता है या हमारे पड़ोस में किसी को हो जाता है या कोई अस्पताल में जाके काम कर रहा है या कोई पुलिस में है या कोई मीडिया में है काम कर रहा है, तो उससे हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि बाहर से आ रहा है तो उसको संक्रमण होगा ही।
पहली बात तो चांसेस बहुत हैं कि उसने पूरा प्रिकॉशन लिया होगा, उसको नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर हो भी जाएगा तो उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, पिछले बार जो H1N1 वायरस था उसमें करीब जो मृतकों की संख्या करीब 1200 के आसपास थी, जो कि हमको शायद पता ही नहीं चला कि H1N1 वायरस कब आया और कब चला गया। छत्तीसगढ़ जैसे बहुत सारे राज्यों में तो हमने मास्क भी नहीं पहनते जैसे बाकी लोग ने पिछले साल पहना था। ये सब मास्क तो अभी कोरोना के बाद शुरू हुआ है। और कितने लोगों की डेथ हुई थी? 1200 से 1300 लोग शायद। अभी कितने लोग अभी इनकी मृत्यु हुई है? करीब 2000 से 2500 लोग की मृत्यु हुई है। तो मृत्यु दर काफ़ी कम है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर संक्रमण हो जाएगा तो एक तो हमारी मनोवृत्ति भी हमको आधा मार देती है। exactly. जो आदमी सोचेगा कि मुझे कुछ हो गया, अब तो कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, कुछ लोगों को जैसे ही पता चलता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ नहीं होगा आपको। अगर आप मन अच्छा रखेंगे तो मन के हिसाब से आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, बॉडी उसको निकाल के बाहर कर देगी। जी जी, तो इस मेंटल हेल्थ के बारे में भी डॉक्टर से बातें करेंगे और स्टिग्मा के बारे में भी बातें करेंगे। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बातें जारी रहेगी। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। कोविड-19, कोरोना और नेत्र रोगों के बारे में डॉक्टर से बातें चल रही है। डॉक्टर, ब्रेक से पहले हम बातें कर रहे थे कि जो कुछ लोग होते हैं, जैसे किसी को कोरोना हो गया, संक्रमित व्यक्ति और उसके परिवार वाले जो लोग होते हैं, अक्सर देखा गया है कि उनसे बिल्कुल अनजानों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, उनके साथ भेदभाव जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, मैं एक डॉक्टर को कोट करना चाहूँगा जो कि अमेरिका के बहुत बड़े संक्रमण विशेषज्ञ हैं, और उनसे बातचीत चल रही थी और ये इंटरव्यू मेरे ख्याल से करण थापर जी का यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। वो ये कहते हैं कि अगर मेरे परिवार में किसी को मान लो संक्रमण हो जाए तो क्या मुझे उस कमरे में जाना चाहिए? ये मेरे परिवार में अगर किसी को या संक्रमण चलो ना हो, अगर संक्रमण नहीं भी होता है तो क्या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि उससे बहुत दूरी मेंटेन कर लें या उसको हम दूर भगा दें? ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपने परिवार में उस आदमी के खाने का सामान भी उठा सकते हैं, आप उस आदमी के बिस्तर भी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी दूरी मेंटेन करें। आप मास्क लगा के रखें, कैप और चश्मा लगा के रखें, और ज़रूरी नहीं कि आपको उसको हुआ है तो आपको भी हो जाएगा। तो कभी मैं तो कहता हूँ कि अड़ोस पड़ोस तो छोड़ दीजिए, हमें फैमिली में भी किसी को अगर संक्रमण हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम प्रिकॉशन फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं कि वायरस कहीं से भी उठ के आ जाएगा। अगर आप 6 फीट की दूरी मेंटेन करते हैं और प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो कुछ नहीं होगा। बेसिकली ड्रॉपलेट से बचना होता है हमें, जो सांसों के माध्यम से चला जाता है दूसरे व्यक्ति के पास में। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं सोनभद्र यूपी से बोल रही हूँ, अंकिता कुमारी। यूपी से अंकिता जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कोरोना वायरस की वजह से सब्जियां लेने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं लूँ या ना लूँ? हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हैं, एक बार फिर से सवाल रिपीट कीजिए। जी, मैं कोरोना वायरस से जो भी मतलब सब्जियां लूँ या ना लूँ, मैं ये पूछना चाहती थी। अच्छा, बाहर से जो सब्जियां आती है बिकने के लिए, वो ले या ना ले, ये जानना चाहती हूँ। जी मैम। अंकिता जी, 2 चीज़ें अपन कर सकते हैं। बाहर से जो भी सामान लाते हैं तो सबसे पहले उसको अगर संभव हो तो साबुन पानी से धो लें, अगर हो जाए तो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि जिसमें शायद अपन जो इनकी पैकिंग ऐसी होती है कि आप साबुन से धो नहीं सकते, तो अदरवाइज मैक्सिमम सामान को आप धो सकते हो, साबुन से आप धो लें। उसके बाद एक काम और बहुत सारे लोग करते हैं कि उसको अच्छे से साबुन से धोने के बाद फिर पानी से धोने के बाद उसको धूप में रख दीजिए,
तो अगर आपका अच्छी अभी इंडिया में लकीली धूप बहुत अच्छी आ रही है, धूप में रखने के बाद अगर आप 2-4 घंटों के बाद उसको घर में लाते हैं तो फिर संक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी, तो जैसे कि कोई भी सामान बाहर से आता है तो सबसे पहले आप उसे धो ले, अगर धो सकते हैं तो, और थोड़ी देर धूप में रख दे तो मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी सेफ हो ही जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है तो लोग कहते हैं कि गर्मियों में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, आँखों का ऑपरेशन या कोई भी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूँगा मेरे दर्शकों से कि पहले की बात बहुत अलग हुआ करती थी। पहले क्या था, भले गर्मी बहुत होती थी, इतने संसाधन नहीं थे, घरों में पंखे भी नहीं होते थे, कई बार कूलर भी नहीं होते थे। अब ज़्यादातर घरों में कूलर्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग होती है, और अस्पताल में जहाँ जाते हैं वहाँ भी मौसम ठंडा होता है। तो गर्मी में ऑपरेशन बल्कि आजकल लोग ज़्यादा कराने लग जाएँ, क्योंकि क्या होता है, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, सब लोग उसके कारण थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, और बहुत सारा सेवा करने का टाइम मिल जाता है परिवार वालों को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्मी में ऑपरेशन नहीं कराते थे। पहले जो होता था कि बड़े बड़े चीरे लगते थे, बड़े बड़े टाँके लगते थे। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही जो पहले होता था वो करीब 4-5 टाँके लगा के होते थे। आजकल जो ऑपरेशन होता है वो पेन की नोक के बराबर छेद से हो जाता है। तो इसमें कोई भी ऐसा डरने वाली बात नहीं है, आराम से आप गर्मी में करा सकते हैं, कोई परहेज की बात नहीं है। जी जी, और ऑपरेशन से ही मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल बिना चीरे टाँके जो ऑपरेशन होता है, क्या पद्धति होती है इसकी और क्या प्रोसीजर होता है? कि समझ लीजिए हमारी आँख जो है, अगर ये मेरी आँख है और इस आँख में जो लेंस होगा करीब इतना बड़ा होगा जी। तो अगर इतने बड़े लेंस को मैं आँख से निकालना चाहूँगा तो नेचुरली इतना ही बड़ा चीरा मुझे देना पड़ेगा, और या उससे थोड़ा बड़ा चीरा करता वो आँख से बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ जैसे आँख के अंदर डाल दूँ, जो उसको घोल के, जैसे समझ लीजिए मिक्सी में अपन फ्रूट्स को घोल के पी जाते हैं, जी जी, वैसे ही घोल के अगर वो पी जाए तो सिर्फ इतनी बड़ी कोई चीज़ आँख के अंदर जाएगी, वो उसको घोल देगी और पूरे के पूरे मोतियाबिंद को पी जाएगी। जब वो पिघला के पी जाएगी, बाहर आएगी तो मोतियाबिंद उसके अंदर रहेगा। तो छेद कितना बड़ा हुआ? सिर्फ एक नोक जितना बड़ा, पेन की नोक के बराबर छेद होता है। तो ये जो ऑपरेशन होता है इसको हम फेको ऑपरेशन कहते हैं। इससे एडवांस भी एक ऑपरेशन होने लग गया जिसको माइक्रो फेको कहते हैं। जो आमतौर पे 3.2 मिलीमीटर का चीरा लगता था वो करीब 2 मिलीमीटर से भी कम का चीरा लगने लग गया है। तो फायदा ये होता है कि बहुत जल्दी लोग अपने घर वापस जाते हैं। अगर चीरा इतना छोटा होता है कि जैसे दूरबीन के ऑपरेशन में और चीरफाड़ के ऑपरेशन में जो अंतर होता है वो अंतर होता है। जी जी, तो सर जैसे कि ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ऑपरेशन के पहले सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अगर आपको कोई दूसरा शरीर में बीमारियां हैं, जैसे कि आपको बीपी शुगर है या कोई और बीमारी है, तो आप उसका कंट्रोल रखें। आपके डॉक्टर से आमतौर पे एक लेटर ऑफ फिटनेस लिया जाता है कि आप सब कुछ ठीक है, आपका बीपी शुगर कंट्रोल है, आपकी ईसीजी अच्छी है। क्योंकि ज़्यादा करके जो लोग जो ऑपरेशन कराते हैं वो बड़ी उम्र के होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मोतियाबिंद ऑपरेशन में कुछ खास नहीं है और आधे घंटे में हो जाता है, लेकिन ऐसे बात करने जब हम जब किसी ऑपरेशन के टेबल पर लेटते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उस समय तनाव होता है। उस समय बीपी या हार्ट की समस्या कई बार आ सकती है, तो उसको गंभीरता से लें और ऑपरेशन वाले दिन के पहले आराम से थोड़ा रिलैक्स करके सो के जाएँ। कुछ ड्रॉप्स जो डॉक्टर ने आपको दिए हैं उनको बराबर डाल के जाएँ, हल्का नाश्ता करके जाएं या डॉक्टर ने जैसे आपको सलाह दी है वैसे करके जाएं। और ऑपरेशन के बाद के नियम ये हैं कि ऑपरेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो बताए हुए परहेज है उनका पालन करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आँख को छूने के लिए मना किया गया है, वो रुमाल से या हाथ से आँख को हाथ लगा देते हैं, या ड्रॉप डालने के लिए बोला गया है, कई बार ड्रॉप नहीं डालते हैं, या अगर उबाल कर रुई को साफ़ करने के लिए बोला गया है तो सिंपल रुई से या फिर रुमाल से आँख को साफ़ कर देते हैं। तो सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो चीज़ वर्थ होगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? जी, अखिलेश साहू बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अखिलेश जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि हमें सुनने में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। जी, जिन लोग का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है जी, तो उन लोग को कोविड-19 के में कोरोना के में कैसे उनको करना चाहिए, पूछ रहा था। डिप्रेशन के मरीज को कैसे ध्यान रखना चाहिए? जी, अगर अखिलेश जी, अगर किसी को डिप्रेशन का इलाज चल रहा है तो मुझे कोई ऐसे विशेष मेडिकली खतरा नहीं होता जैसे कि किसी बीपी के मरीज को या शुगर के मरीज को रहता है। उनका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कम रहती है। लेकिन डिप्रेशन के मरीज अगर स्वस्थ है, अपना ख्याल रख सकता है और जागरूक है तो कोई डरने की बात नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल मरीज है। जो बाकी सुरक्षाएं हमको बताई गई हैं कोरोना में, उसका हम पालन करेंगे तो उसके लिए वो पर्याप्त है।
जी 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 जी, मेरे ख्याल से इनको अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी, जैसा आपने बताया कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखने के लिए, तो लाइक अभी तो लोग अक्सर डरे हुए हैं, तो क्या ऐसा करें कि हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहे और डर एकदम से हावी ना हो? कैसे चिल रहा जा सकता है? मुझे लगता है कि कोरोना एक बोलते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ख़राब होके भी हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ें लेके आया है। बहुत सारे परिवार मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि उनको अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिला, जीवन के बारे में मंथन करने का मौका मिला। कई बार हम दौड़ रहे होते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों को सोचने का मौका मिला। तो इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि एक चीज़ का और मौका मिलता हुआ है कि हमारे जो कुछ ऐसे शौक होते हैं, हमारी कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो हम कभी नहीं करते। जैसे अब आप डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो व्यक्तित्व पे बात निर्भर करती है। अगर किसी को किसी से बात करके बहुत अच्छा लगता है तो उसे बहुत खुशी मिलेगी और वो इस ख़राब दौर के टाइम पे भी बहुत उत्साहित और अच्छा रहेगा। वो उसको इतनी एनर्जी देगा कि उसको मज़ा आ जाएगा। हो सकता है किसी को बच्चों के साथ खेलने में अच्छा लगे, हो सकता है किसी को कुछ हॉबी बहुत अच्छा लगे, हो सकता है किसी को म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगे। तो ये सब चीज़ों को मुझे लगता है करते रहने से, और एक चीज़ और हम कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में है, चलो हम वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस काम के बारे में अगर हम इसको सोचें कि हमारा आर्थिक धनार्जन क्या हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ आपके कैमरामैन साहब बैठे हुए, हो सकता है कि इनको अपने फील्ड में कुछ नया सीखने को मिल जाए, हो सकता है वो नया एक्सपेरिमेंट कर जाए, हो सकता है नया कुछ कोर्स कर लें। तो हमको बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से हमको वो सर्टिफिकेशन मिल सकता है। तो हम यहाँ बैठे बैठे भी बहुत समय अपना एक प्रोडक्टिव तरीके से बिता सकते हैं और साथ ही साथ बहुत हैप्पी भी रह सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हम बैठे बैठे कर सकते हैं। तो भाई हमें बहुत सारा टाइम मिला है और इस टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है हम सभी को। डॉक्टर साहब, हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ मैडम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव से। मानवेंद्र जी है जिला राजनांदगांव से, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है तो उसकी आंखों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? जी मानवेंद्र जी, आंखों पे बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने भी इस बात को थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, शायद आपने मिस कर दिया, कि आंखों पे संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, कंजंक्टिवाइटिस होने का खतरा रहता है, लेकिन आंखों की रोशनी जाने का डर नहीं है इसमें। और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं सर उसकी आंखों में? आंखों में चीपड़ आना, आंखों का चिपक जाना, आंखें लाल रहना, और धुंधलापन ज़्यादा करके ज़्यादा नहीं रहता, बट चीपड़ना और आंखें लाल रहना ही ज़्यादा होगा। जी जी, तो आप लक्षण जान चुके हो और इससे के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं कोरोना के टाइम पे अपना। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो बिना लक्षण के भी सामने आ रहे हैं, तो कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है? क्योंकि अब लोगों के मन में थोड़ा डर और बैठ गया है कि लक्षण ही समझ में नहीं आ रहे हैं हमें। जी, एक्चुअली आपने सही कहा कि अब समय ऐसा होगा कि जब हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लक्षणहीन हैं, और भारत सरकार के पास अभी इतनी संसाधन नहीं है कि हर किसी का टेस्ट कर सके। तो इसका एक ही उपाय है, कोई नहीं ये बता सकता कि किसको संक्रमण होगा किसको नहीं होगा। हमें एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। और एक बात मैं और आप लोग इस दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये बात अगले 6 महीना, हो सकता है साल भर तक हमें करनी पड़े। कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि आज है और कल गायब हो जाएगा। छुटपुट घटनाएं आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर तक कहीं ना कहीं से आती रहेंगी। तो एक प्रिकॉशन तो हमें लेते ही रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर। तो जीवन शैली ही शायद पूरे राष्ट्र की, पूरे विश्व की बदलने वाली है इस कोरोना के कारण। तो ये हमको केयर लेना चाहिए। बाकी ऐसे और बहुत ज़्यादा डरने और उसकी बात नहीं है। तो अब कोरोना को अपनी लाइफ में शामिल करना है, यही सोच के चलें, तभी हम ज़्यादा प्रिकॉशन रखेंगे और ज़्यादा सुरक्षित रह पाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कॉन्टैक्ट लेंसेज लोग यूज़ करते हैं, हाथ से छूकर लगाते हैं आँखों में, तो इसका सही तरीका क्या होना चाहिए और अभी के टाइम पे इससे कितना हमें बचना चाहिए, या फिर अगर यूज़ कर सकते हैं तो कैसे सेफली यूज़ करें? कोरोना के टाइम पे अगर आपकी आंखें नॉर्मल हैं और अगर आप घर पे रह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं या आप नर्स हैं, आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको कोरोना का संक्रमण है ज़्यादा, तो कोशिश करें कि कॉन्टैक्ट लेंस को ना लगाएं। लगाने की विधि और निकालने की विधि आमतौर पर जो डॉक्टर या फिर ऑप्टिशियन जो आपको देते हैं वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, और उसमें भी यही बातें हैं कि आप साबुन से हाथ को धो के कॉन्टैक्ट लेंस को फिर पानी से धो के कॉन्टैक्ट लेंस को लगाएं और निकालें। एक बात का ध्यान रखें कि हम अल्कोहल से हाथ में लेके उससे करके भी कॉन्टैक्ट लेंस को ना यूज़ करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस में अब जो अल्कोहल चला जाएगा वो अल्कोहल आपकी आंखों में चला जाएगा। तो आप याद रखिएगा, सैनिटाइजर लगा के हाथ को साफ ना करें जब कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं। हाँ, ये करने के बाद, उसके बाद आप भले सैनिटाइजर लगा लीजिए अगर आपको लगता है।
जी जी, तो आंखों में अल्कोहल ना जाए, सैनिटाइजर के थ्रू इसका भी हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र से, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, यवतमाळ जिला। जी जी, महाराष्ट्र से। अपना नाम बताइएगा प्लीज। शेख महबूब। शेख जी, स्वागत है, क्या पूछना चाहेंगे आप? हरने की शिकायत है हमको, इसके लिए इलाज क्या करना है ये बोल। किसकी शिकायत है, फिर से बोलेंगे? सर हरने की शिकायत है, मेरा नाम है हर्निया। हरनिया की शिकायत मेरे को अभी बहुत साल से, कम 10-15 साल हो गए। शेख भाई, इसके लिए एक मुझे लगता है कि बहुत सारे हर्निया ऐसा होता है जो छोटा होता है तो बेल्ट के द्वारा या कुछ अन्य उपायों से उसको रोक सकते हैं। अगर लेकिन हर्निया अगर ज़्यादा हो जाए तो कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है और उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, हर्निया फंस भी सकता है। तो मेरी सलाह ये है कि बहुत दिनों से चल रहा है तो आप ये ना सोचें कि मैं अपने बार खुद से कोई इलाज कर लूँगा। इसके लिए सबसे उपयुक्त रहेंगे एक जनरल सर्जन। चूँकि मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ, इसके बारे में बोलना मेरा उचित नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, सलाह दूंगा कि आप एक बार आप किसी जनरल सर्जन को दिखाएं और उनकी सलाह से अक्षरशः पालन करें। बिल्कुल, तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे ख्याल से इनको अपने सवाल का जवाब मिल भी चुका है। डॉक्टर साहब, आँखों की साफ़ सफाई का अभी के दौर पर और ऐसे भी क्या सही तरीका हो सकता है? सबसे अच्छा उपाय तो ये है अभी भी और हमेशा के लिए, कोरोना हो चाहे ना हो, कि हमें आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। साफ़ पानी मतलब जो नल का पानी हमारे यहाँ होता है वो साफ़ पानी होता है, उससे धोते रहना चाहिए। जब हम बाहर से आते हैं और कहीं ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे बहुत धूल मिट्टी होगी, वहाँ तो हमें एक्स्ट्रा आँखों को साफ़ करना चाहिए और आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे लोग चश्मे से बचते हैं, खासकर महिलाएं। आप विदेशों में देखेंगे तो ज़्यादा करके लोग शेड्स का, गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे यहाँ सन ज़्यादा है फिर भी हम इस्तेमाल नहीं करते। शायद हम थोड़ा सा आर्थिक भी कारण होता है लोगों में, लेकिन आजकल चश्मे बहुत सस्ते और अच्छे मिलने लग गए हैं। तो मैं कहूँगा कि आप सिंपल ग्लासेस का, जिसमें कि अगर आपका पावर नहीं है तो भी ज़ीरो पावर आपको लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से चश्मे से बचाव होता है। मैं तो कहता हूँ चश्मा आंखों का हेलमेट है, तो उससे धूल, हवा, पानी, कचरा और धूप ये सब हम बचा सकते हैं। अगर आप सिर्फ गॉगल यूज़ करेंगे या फिर शेड्स यूज़ करेंगे तो उसको शाम को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मान लो आप शाम को दिन ढलने के बाद आ रहे हैं तो आपको शेड्स निकालने पड़ेंगे। बट अगर सादा चश्मा है तो यकीनन उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अंधेरे के बाद भी आप बाहर जा रहे हैं तो एक शेड्स आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोरोना के टाइम में भी हम हर चीज़ कवर करके निकले और आँखों को भी कवर करें तो बेहतर होगा आपके लिए। डॉक्टर साहब, आँखों की अच्छी हेल्थ के लिए खान पान क्या क्या होना चाहिए? आँखों की अच्छी हेल्थ के लिए खान पान में विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए और जिसमें कि हरी पत्तेदार सब्जियां, अगर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो अंडा और जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए सारी भाजियां, पपीता, आम, गाजर, ये ज़्यादा खाना चाहिए। थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए और बहुत सारे इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आयुर्वेदिक, बहुत सारे आँखों के एक्सरसाइजेस बताए गए हैं जिनके बारे में मैं सही आदमी नहीं हूँ क्योंकि मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ। तो आप चाहें तो वो बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं और उससे स्वस्थ रहते हैं, ये हमें पालन करना चाहिए। जी जी, तो हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं खनियाना से बात कर रहा हूँ मैडम, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, वेद प्रकाश। जी जी, वेद प्रकाश जी, शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, तो स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? मैं जानना चाहता हूँ, मेरी माता राम का ऑपरेशन कराया था मैंने जी गुना में, और उनको एक लेंस डाला गया था आंखों में और उनके लिए दो तरह के ड्रॉप भी दिए गए थे मैडम। दोनों तरह के ड्रॉप डालने के बाद भी उनकी आंखों में थोड़ी सूजन रहती है एक आंख में। कल मैं चूंकि दिखा के भी लाया था उनको जी। और एक और समस्या मैंने मेरे दिमाग में आती है, बात बचा रहा था मैडम, उनके लेंस डलने के बाद भी चश्मा क्यों लगता है? दो तरह के सवाल हैं आंखों में सूजन और लेंस के बाद। वेद प्रकाश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि एजिंग के हिसाब से या हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, तो हो सकता है उनके साथ उनके कुछ बीमारियां साथ में हो उस कारण से, या उनका शरीर है अलग है उस प्रकार से उस कारण से, या फिर उनकी उम्र अलग है उस कारण से हीलिंग में अंतर आता है, उसके कारण आंखों में थोड़ी सी सूजन होती है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 99% ये सब तकलीफ़ें जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद होती है वो ठीक हो जाती है। देखिए, हमको क्या लगता है कि आंखों में कुछ चेन लगी है, हमने चेन खोली, लेंस डाला, चेन बंद कर दी, आंखें बिल्कुल परफेक्ट हो जानी चाहिए। ये 1 दिन 2 दिन में परफेक्ट नहीं होती। आंखें शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है और इसीलिए आंखों को थोड़ा सा टाइम लगता है।
दूसरा आपने बोला कि चश्मा जो लगाना पड़ जा रहा है मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के बाद, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपके माध्यम से समस्त दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये आज ये बहुत अच्छी जानकारी मैं देना चाहूँगा, वो ये कि मोतियाबिंद के पहले जब कोई व्यक्ति जवान होता है, कम उम्र का होता है, तो उसको पास का, जैसे मैं अगर मोबाइल देख रहा हूँ, ये सामने कंप्यूटर रखा है या गमला रखा है वो, और दूर का कोई व्यक्ति, मुझे तीनों दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट विजन, नियर विजन एंड फार विजन। तो ये तीनों जो क्षमता होती है ये 40 साल पे आपने देखा होगा कम हो जाती है, क्योंकि 40 साल के बाद पहला तो हमें फट से चश्मे पढ़ने का चश्मा लग जाता है, तो 40 के बाद दो नज़र हमारी अलग अलग हो जाती है और एक कमज़ोर पड़ जाती है। तो जब मोतियाबिंद हम करते हैं ऑपरेशन, तो उसके लेंस जो आमतौर पे 90% जो लेंस होते हैं, खासकर जो ये लेंसेज जो सस्ते होते हैं, उनमें एक नज़र को साफ़ करने की क्षमता होती है। तो ये ज़्यादा करके डॉक्टर्स क्या करते हैं, दूर की नज़र को साफ़ कर देते हैं, और दूर की नज़र साफ़ दिखती है तो नज़दीक के लिए चश्मा लगता है, या नज़दीक का साफ़ करते हैं तो दूर के लिए चश्मा लगता है। आजकल ऐसे लेंसेज आ गए हैं जिसमें नज़दीक दूर दोनों साफ़ दिखे। ऐसे भी आ गए हैं जिसे हम ट्राइफोकल लेंसेज कहते हैं, जिसमें नज़दीक, इंटरमीडिएट और दूर तीनों साफ़ दिखते हैं। तो ऐसे अगर आपने लेंस लगवाया होगा तो निसंदेह उनको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा करके भारतीय लोग 90% लोग सिंपल लेंस लगवाते हैं, तो उसमें फिर चश्मा लगना नॉर्मल है। चश्मे से डरे नहीं, आपके डॉक्टर जो टीवी में बैठा है वो भी चश्मा लगाया हुआ है, तो चश्मे कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, चश्मा ख़राब चीज़ नहीं है, बल्कि अभी वो आपके आँखों की रक्षा ही करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भरत राम पटेल बोल रहा हूँ, भुटको बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। नमस्कार मैडम। जी जी भरत जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? और हाँ, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार है। और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अपन अभी कोरोना के समय चल रहा है, तो जैसे मुंह में अपन मास्क लगाते हैं सुरक्षा के लिए जी, तो आंखों की जो सुरक्षा के लिए उसमें क्या चश्मा का योगदान विशेष हो सकता है? ये मेरा पहला प्रश्न है जी। और दूसरा प्रश्न है, यदि आंखों का ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है तो क्या इसी परिस्थिति में ऑपरेशन हो सकता है, और हो सकता है तो कितनी सावधानी के साथ, ये जानना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि ऑपरेशन अभी के टाइम पे हो सकता है या नहीं। भगत राम जी, अभी मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन सरकार ने खास लॉकडाउन के चलते कुछ नियम दिए हुए हैं, और उनको अस्पतालों को चूँकि जो इमरजेंसी काम है वही करने की अनुमति दी गई है। मुझे लगता है कि आज ही शायद या कल में कुछ नए नियम आ जाएंगे, तो उसके बाद सरकार कुछ एरियाज़ में कह देगी कि आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं, तो उसके बाद हम बिल्कुल कर सकते हैं। उम्मीद है कि एक या दो दिन में ही ऐसी वो आने की उम्मीद है। दूसरा क्या है कि हम जब भी कोई भी चश्मा लगाते हैं या बाहर मास्क पहनते हैं, तो एक बात और ध्यान रखिए इस बात का कि मास्क भी हमको धोना है। ऐसा नहीं कि एक मास्क पहन के जा रहे हैं तो मास्क कोई अमर मास्क है या उसके अंदर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर लगा हुआ है। हमें रोज उस मास्क को धो के धूप में सुखाना है। कोशिश करें कि आप 2 मास्क रखें, एक दिन को धूप में रखें, उसको धो के उसको धूप में सुखा दें, उसके बाद अगले दिन आप उसको पहने और तब तक दूसरा मास्क पहने। तो मास्क में भी हमको सावधानी लेने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो लोग अपन कभी बाहर झोला लेके जा रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं, तो उसको भी आपको रोज़ साफ़ करना चाहिए। बेसिकली हम जो भी चीज़ें डेली इस्तेमाल कर रहे हैं उसे रोज़ आप साफ़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, और घर की सफाई के साथ साथ छूने वाली चीज़ें जैसे रिमोट है, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें भी हम डेली साफ़ सफाई इसकी करते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे साथ अभी एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी हेलो, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैम जी। हाँ मैम जी, क्या है, मैं हेमंत वर्मा बोल रहा हूँ। सर जानना चाहेंगे आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं हम? हेमंत वर्मा बोल रहा हूँ, राजनांदगांव जिला से मैम। जी जी हेमंत जी, राजनांदगांव से स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, वो क्या है मैम, आंखों में ना झुंझलाहट बनाता है, इसके बाद अचानक से सिर में दर्द होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है मैम, क्या प्रॉब्लम है? फिर से बोलेंगे, आंखों में क्या होता है? फिर से बोलिएगा। झुंझलाहट बनाता है सर, आंखों में झुंझलाहट बन होता है कुछ देर के लिए, और उसके बाद फिर सिर में दर्द होता है, फिर थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है। ऐसा 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार होता है। हेमंत जी, आप जो लक्षण बता रहे हैं, आंखों में धुंधलापन आना और उसके बाद सिर में असर होना, 2 चीज़ें की संभावना है, 2 ही संभावना है। पहला तो या तो मस्तिष्क से संबंधित कोई चीज़ होगा, आपको कोई बीमारी हो सकती है, और दूसरा ये हो सकता है कि आपको माइग्रेन हो। माइग्रेन में भी ऐसा होता है कि आंखों में धुंधलापन आता है, उसके बाद सिर में दर्द होता है। अगर आपको माइग्रेन होगा तो ज़्यादा करके वो आधे सिर में दर्द होगा, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा एक बार आप डॉक्टर को जाके दिखा दें।
तो इन्होंने जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि डॉक्टर को ही आपको जाके एक बार दिखाना चाहिए, क्योंकि खुद से हमें बहुत सारी चीज़ें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाते हैं उसे ठीक करने के लिए। और डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी छींकने और खांसने का सही तरीका है कि बिना टच के हम इसे रोक भी सकते हैं ऐसे कवर करके, तो आँखों को छूने के लिए, उसे साफ़ करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? छींकने खांसने का तो जैसे उन्होंने आखा से बातें काफ़ी हो चुकी हैं, मोबाइल पे भी काफ़ी कोहनी के हाथ को कवर करके ऐसा करना चाहिए, और कुछ नहीं तो रुमाल रख सकते हैं। हाँ। आँखों को साफ़ करने के लिए मुझे लगता है कि अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस अगर थोड़ा कुनकुना पानी हो तो अच्छा है, नहीं तो सादे पानी से आँख को साफ़ करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जहाँ पे संक्रमण की संभावना ज़्यादा है, तो पानी थोड़ा सा गर्म करके उसे टेस्ट कर लें कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उसे हल्के कुनकुने थोड़े से गर्म पानी से आँखों को साफ़ कर सकते हैं, इससे सुरक्षा थोड़ी बढ़ जाएगी। जी जी। और जैसे कि आंखों में हाथ तो जाता ही है, कुछ ना कुछ मुझे खुजली हो रही है या फिर मुझे लग रहा है कि साफ़ करना चाहिए, तो मैं कैसे डायरेक्ट टच करूं अपने हाथों को? देखिए, अपनी आँखों को अगर आपको टच करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि आप हैंड को सैनिटाइज कर लें, और उसके बाद सैनिटाइज करने के बाद साफ पानी से धो लें, उसके बाद आँखों को टच करें। अगेन यहाँ पे ध्यान रहे तुरंत सैनिटाइज करके तुरंत आप आँखों को हाथ ना लगाएं, नहीं तो पूरा अल्कोहल आपकी आँखों में जाएगा तो आँखों में नुकसान हो सकता है। जी जी, तो हमें अल्कोहल ना जाए इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अनुज शुक्ला बोल रहा हूँ मिर्जापुर से। जी जी, मिर्जापुर से अनुज जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? जी जी, क्या जानना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो है मेरी 40-42 साल उम्र है जी। हर साल कुछ न कुछ जब मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ तो नंबर बढ़ा के दे देते हैं चश्मा। जी जी। तो क्या कोई चश्मा ऐसा भी आता है कि एक बार लग जाए तो रोशनी टिक जाती है क्या? अनुज जी, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि 40 साल पे हमारी नज़दीक की नज़र कम हो जाती है। तो देखिए, जो भी हो रहा है ये हमारी उम्र का असर हो रहा है। आपकी बॉडी 10 साल में, 20 साल में, 40 साल में, 50-60 साल में और 80 साल में एकदम अलग रहेगी। 40 के बाद नज़दीक का चश्मा लग जाता है, और 40 के बाद ये जो नंबर है ये हर साल बदल जाता है। तो आप लोग दर्शकों से मैं बात को ध्यान देने के लिए बोलूँगा, नोट करिए कि अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो साल में एक बार जांच आवश्यक कराएं डॉक्टर के पास से। नंबर, खासकर बच्चों का नंबर बोलते हैं बढ़ता है, तो अगर माइनस का नंबर बच्चों का होगा तो उसकी आँख छोटे से बड़ी हो रही है, क्योंकि बच्चा छोटा सा बड़ा हो रहा है, तो ये जो आँख जो छोटी से बड़ी हो रही है ये नंबर बढ़ेगा। प्लस का नंबर होगा तो हो सकता है कम हो जाए। वैसे अगर 40 साल के बाद जो नज़दीक का नंबर लगा है वो 40 से उत्तरोत्तर थोड़ा बढ़ता हर साल बढ़ता है। मतलब ईश्वर भी अगर अवतार लेके आ जाएंगे तो उनका चश्मे का नंबर बढ़ेगा। तो डॉक्टर आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही बढ़ा के नहीं दे रहे हैं, आपको उसकी आवश्यकता है, वो सही कर रहे हैं, और ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको हम रोक नहीं सकते। तो बिल्कुल उम्र के साथ साथ जो चश्मे का नंबर है ना वो भी बढ़ता जाता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे उम्र के साथ जो नंबर घटता जाता है, आंखों का नंबर जो बढ़ता जाता है, तो ऐसा क्या वो कुछ खान पान में विशेष ऐसा ध्यान रख सकते हैं जिससे थोड़ा सा कंट्रोल में ये रह सके, एक्चुअली या फिर आंखों को और हेल्थी रखा जा सके? ऐसा बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि बॉडी का एक सिस्टम है वो एजिंग होने का। जी। तो बॉडी अपने हिसाब से एज होगी। अगर आप लेकिन फिट हैं, अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं तो बॉडी का जो एजिंग प्रोसेस है वो कम हो जाता है। तो ये बात को, इस चीज़ को हम स्लो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह हॉल्ट नहीं कर सकते। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या कोई विशेष आई ड्रॉप या फिर कोई ऐसी दवाई होती है जिससे हम आँखों में अगर संक्रमण फैल रहा है तो उससे हम बच सकें, ऐसा कॉमन? बहुत ही एक अच्छा प्रश्न आपने किया कि आजकल क्या हो गया कि एक तो भारत में बहुत बड़ी तकलीफ है कि हम लोग, बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते, तो नेचुरली डॉक्टर्स की फीस कई बार इतनी होती है कि सरकारी अस्पताल अगर नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते, डरते भी हैं जाने से, डरते भी हैं, और वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो बेचारे गरीब इंसान मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ ले लेते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले भी बेचारे अपनी जानकारी के अभाव में, ना जानते हुए भी कई बार जाने अनजाने नुकसान कर बैठते हैं। वो ये कि बहुत सारी दवाइयाँ जो बहुत फ़ायदा देती हैं उनमें स्टेरॉइड्स होता है, तो स्टेरॉइड्स हम ना यूज़ करें। मेडिकल से कोई भी दवाई लेके खुद से ना डालें, चाहे कैसी भी बीमारी हो। और एक्चुअली आंखों को स्वस्थ रखने के लिए किसी ड्रॉप की आवश्यकता नहीं है, अगर आप मुझसे पूछेंगे। सिर्फ आप अच्छा खान पान रखिए, निर्मल जल से आंखों को साफ करिए, आपको कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। जी जी, बिल्कुल। अच्छा खान पान और साफ पानी से आंखों को धोते रहना चाहिए। तो अब जाते जाते डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहूँगी कि आपने टाइम दिया और लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई। हम फिर से लेकर आएंगे हेलो डॉक्टर, और कोई ना कोई विशेषज्ञ होगा हमारे साथ।